बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप देख रहे हैं सुहेब बिन नूर यूट्यूब चैनल। आज की इनसाइड स्टोरी में डिस्कस किया जाएगा भारत की सूरत हाल के हवाले से। और आज की जो सूरत हाल है भारत की वो ये है कि हमें हर जगह पे तनहा होता नज़र आ रहा है। ये वही भारत है जो चंद साल पहले नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल जब पॉलिसीज़ बनाया करते थे और बड़े धड़ल्ले से कहा करते थे, ऐलानात किया करते थे अपने जलसों में, अपनी इंतखाबी मुहिमात में, और ये बात की जाती थी कि पाकिस्तान को हम तनहा कर रहे हैं, पाकिस्तान को हमने अकेला कर दिया, पाकिस्तान के साथ अब पूरी दुनिया में कोई नहीं है, तमाम अरब रियासतें हमारे साथ हैं, हमारे हमसाए ममालिक हमारे साथ हैं, और अब पाकिस्तान देखो सवाए चीन के कोई उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। ये नरेंद्र मोदी की ऑन द रेकॉर्ड स्टेटमेंट मौजूद हैं। व्यूवर्स, इसकी तफसील की जाने में बढ़ूंगा उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्यारों से शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त मिल सके। तो व्यूवर्स, बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि ईरान ने भारत को किक आउट कर दिया है। जितने भी वहाँ पर मंसूबे भारत की शराकत दारी से जारी थे, अब भारत को उनसे बेदखल कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अभी तक कुछ लैतो लाल से काम लिया जा रहा है और भारतीय मीडिया का यह कहना है कि चूंकि अब ईरान खुद अपने तय ये मंसूबे मुकम्मल करना चाह रहा है, इस वजह से भारत को जवाब दे दिया गया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। हकीकत यह है कि तकरीबन 4 साल हो गए इस मुआहदे को और अभी तक भारत ने अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। ये इन्वेस्टमेंट थी रेलवे लाइन की, और रेलवे लाइन मंसूबा ये था, ये तकरीबन भारत की गुजरात की रियासत के जो बंदरगाह है कांदिला, वहाँ से स्टार्ट होता होता चाबहार तक आना था और उसके बाद ये रूट आगे जाहिदान से होता हुआ अफ़गानिस्तान के सूबे निमरोज़ तक जाना था, और फिर ये तमाम ट्रैक भिजता भिजता शायद आगे वस्ती एशिया रियासतों तक भी इनका कुछ प्लान था आगे लेके जाने का। लेकिन 4 साल से तकरीबन भारत ने 1 रुपया नहीं वहाँ पर खर्च किया, 1 पाई नहीं खर्च की। अब इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है इसराइल और अमेरिका, जिनकी ईरान के साथ बनती नहीं है। भारत अपने मफादात तो ईरान से हासिल करता रहा, सब्सिडाइज तेल लेता रहा, और जितना भी भारत का अपने फ्यूल के अखराजात थे वो ईरान से हासिल करता रहा, लेकिन बदले में 0/0 इज इक्वल टू 0 वाला सिस्टम था, यानी कि भारत ने 0 इन्वेस्टमेंट वहाँ पर की। चाबहार और बंदर अब्बास में जो भी इन्वेस्टमेंट की थी वो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को काउंटर करने के लिए की गई थी भारत की जानिब से, और उसमें भी उसने इंजीनियर्स के नाम पे अपने जो जासूस वहाँ पर भेजे, और पाकिस्तान की शिकायत पर ईरान ने फौरी एक्शन लिया और ईरान ने अपने एक आला जर्नल को सैक भी कर दिया था। और पाकिस्तान ने जब आप कुछ मालूमात वहाँ पर शेयर की थी और वो ऐसी हैरानकुन मालूमात थी कि ईरान खुद हैरान रह गया था कि उसका वो जर्नल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस हद तक इन्वॉल्व है, भारत के साथ किस हद तक मिला हुआ है, और ये तमाम साजिशें वो भारत में बैठकर और कुछ भारतीय इंजीनियर्स के जो सो कॉल्ड भेस में थे, उन्होंने ईरान में बैठकर कुछ साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रची थी, कुछ बनाई थी। तो व्यूवर्स, अब ये तमाम काया पलटती हुई हमें नज़र आ रही है, और इवन अभी जो सूरत हाल है भारत उसमें मुकम्मल तौर पर आइसोलेट होता नज़र आ रहा है। इस मौके का चीन ने बड़े अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया और तकरीबन 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी चीन ईरान में ले गया। और इस वक्त जो मैंने जैसे कि पहले तस्करा किया कि भारत का मीडिया तो ये कह रहा है कि शायद हमारे प्रोजेक्ट्स तो थे, अब वो ईरान खुद मुकम्मल करना चाहता है, लेकिन जो रूसी मीडिया है उनका ये कहना है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, बल्कि अब ये तमाम प्रोजेक्ट उठा के चाइना को दे दिया गया है, इसमें लागत में भी कई गुना इजाफा कर दिया गया है। जब ये प्रोजेक्ट भारत के साथ है तो तकरीबन 1.6 अरब डॉलर का था, अब जब ये प्रोजेक्ट चीन के साथ है तो तकरीबन ये 600 अरब डॉलर्स का है, यानी एक ह्यूज नहीं, एक मेगा डिफरेंस है, और इतना बड़ा डिफरेंस हमने कभी पहले नहीं देखा। अब इसमें चाइना क्या करने जा रहा है? चाइना बेहतरीन किस्म के ईरान को रोड नेटवर्क्स देगा, रेल नेटवर्क्स देगा, वहाँ पर बुलेट ट्रेन चलाई जाएंगी, अपना टेली कम्युनिकेशन सिस्टम वहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, और इसके अलावा जो इंटरनेट तमाम सर्विस प्रोवाइडिंग है वो अब चाइना की जानिब से होगी। एक ऐसा मंसूबा पाकिस्तान के साथ भी शुरू किया जा रहा है, और चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी वो जल्द पाकिस्तान आएगी, और हम अनकरीब जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेट है, उससे हट के पाकिस्तान जल्द शिफ्ट हो जाएगा चाइनीज़ सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ, और इसी तरह ईरान भी यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, और एक नया नेक्सस हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो व्यूवर्स, ईरानी अफसरान के मुताबिक तकरीबन 628 किलोमीटर तवील ये रेलवे लाइन बिछनी थी, जो कि अब नहीं बिछ रही, और जब ईरान ने किक आउट कर दिया भारत को, तो भारत बेचारा अपना सा मुँह लेकर वापस अपने मुल्क ही चला गया है, और नरेंद्र मोदी की बोलती हमेशा के लिए बंद हो गई है। और
जो प्रोजेक्ट अब चीन के साथ स्टार्ट किया जा रहा है उसमें बैंकिंग सेक्टर को भी दुआम बख्शा जाएगा चाइना की जानिब से, और इसके अलावा दीगर जितने भी वहाँ पर इस वक्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मईशत ईरान की तबाह हो चुकी है, जैसे सहारा देने के लिए पिछले कुछ दिनों में यूरोप ने अपने तय कुछ इकदाम किए थे, कुछ मिलियन यूरोस दिए गए थे ईरान को ताकि उनकी मईशत को कुछ सहारा मिल सके। अब अमेरिका ने ये चाल क्यों चली? डेफिनेटली इसराइल के कहने पे, और इसराइल कभी भी नहीं चाहता कि ईरान कोई ऐसा मुआहदा करे या ईरान में कोई इन्वेस्टमेंट हो, बल्कि ये खुद ही तबाहाली का शिकार हो जाए, इसकी मईशत तबाह हो जाए, और अल्टीमेटली ऐसा होता नज़र भी आया। लेकिन अब इस मंसूबे के बाद ईरान को भी समझ आ गई है कि असल उसका दोस्त कौन है, उसका दुश्मन कौन है। इस मंसूबे को मज़ीद नथी किया जाएगा सी पैक के ज़रिए, इस मंसूबे को मज़ीद नथी किया जाएगा गवादर के ज़रिए, और इस मंसूबे को अमली जामा पहनाया जाएगा वस्ती एशियाई रियासतों तक। माजी में एक मुआहदा हुआ था RCD, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट के हवाले से, और इसमें ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और अफ़गानिस्तान शामिल थे, जो कि एक रेल नेटवर्क बिछना था, जो कि अनफॉर्चुनेटली सियासत और जो मसलहत है उसकी नज़र हो गया। लेकिन अब इंशाल्लाह हमें वो भी कुछ मंसूबा कंप्लीट होता नज़र आ रहा है, कुछ उसके भी चांसेस हैं। भारत ने सिर्फ यहाँ पे हमेशा से की तरह पीठ नहीं दिखाई या पीठ में खंजर नहीं घोंपा ईरान के, बल्कि ईरान का जो गैस पाइपलाइन मंसूबा था जिसमें भारत में इन्वॉल्व था, भारत उसमें भी लेतोलाल से काम लेता रहा, और भारत ने उसे मंसूबे को कभी इंटरनेशनल बरादरी के प्रेशर पे, कभी अपनी सिर्फ पर्सनल मुफादात की खातिर, या पाकिस्तान से चूँकि होके आ रहा था, इस वजह से वो भारत नहीं चाहता था कि उस मंसूबे को मुकम्मल किया जाए। खैर देर आए दुरुस्त है, ईरान को पता चल गया है कि पाकिस्तान कितना उसके साथ सिंसियर है और भारत उसके साथ कितना सिंसियर है। ओवरऑल अगर मैं सिचुएशन आपको बताता चलूँ कि भारत की इस वक्त क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान को जो तनहा करने के ख्वाब देख रहा था, पाकिस्तान को जो तनहा देखने के बारहा वो दावे किया करता था, अब उसकी क्या नफ़ी है। रूस से दूरी हो गई, चीन के साथ वैसे हमने देख लिया, लद्दाख में जो मारपीट हुई है, जो चित्रोल हुई है, नेपाल अब दुर्गत बनाना शुरू कर रहा है, ईरान ने इनकार कर दिया है। अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें, वहाँ से अमेरिका निकल जाता है तो भारत को मुँह की खानी पड़ेगी, और अफ़गान तालिबान ने तो भारत को छोड़ना ही नहीं है, और उन्हें फिर पता है कि अगर अफ़गान तालिबान भारत के पीछे पड़ गए तो वो भारत के अंदर घुस के भारत के पीछे पड़ेंगे, और कश्मीर से होते हुए वो ऐसे भारत पहुंचेंगे कि भारत को खैर भागने की तो कोई जगह मिलेगी ही नहीं। दूसरी जानिब बांग्लादेश के ज़रिए भी चित्रोल हुई, और आए दिन जो पाकिस्तान के ज़रिए लितरोल होती है वो भी सबके सामने है। नतीजतन यह भी मसला है कि इस वक्त जो इंडिया के अपने अंदर तहरीकें चल रही हैं, उनके ऑफिशियल वो कहते हैं कोई 15 के करीब हैं, लेकिन वो 15 के करीब नहीं, वो 100 से भी ज़्यादा हैं, और तमाम इलाके, वो झारखंड हो, वो दादरी हो, वो बसारा हो, वो असम हो, वो नागालैंड हो, वो निक्सल मूवमेंट हो, दुनिया की सबसे बड़ी बागी मूवमेंट है निक्सल की, और ये तमाम ऐसे ऐसे इलाके, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर भारत का नो गो एरिया है, वहाँ पर उनकी आर्मी नहीं जा सकती, वहाँ पर उनके दीगर इंटेलिजेंस इदारे नहीं जा सकते, और ये एशियन टाइगर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। एशियन टाइगर खैर ख्वाब में शायद वो बन सकते हैं, लेकिन हकीकत दूर दूर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब भारत जो है वो इतनी अहमकाना हरकतें क्यों कर रहा है? डेफिनेटली अमेरिका उसे शय दे रहा है, इसराइल उसे शय दे रहा है कि हम आपके साथ हैं, आप ईरान की भी ईंट से ईंट बजाएं, आप पाकिस्तान की भी ईंट से ईंट बजाएं, आप चाइना की भी ईंट से ईंट बजाएं, हम आपके साथ हैं, आपको असलहा भी देंगे, आपको डॉलर्स भी देंगे, आपके यहाँ आके इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। और इतने अहमक हैं ये अजीत डोवल जो मशीरे इस वक्त सलामती उनके बने हुए हैं, और उनके जितने भी इस वक्त मशवरे हैं वो भारत की सलामती के ख़िलाफ़ ही हैं। मेरे कई इधर व्यूवर्स हैं जो कि इंडिया में मुझे देखते हैं, मैं उनसे यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि भारत सर्वाइव करे, जो कि हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो नरेंद्र मोदी का पीछा छोड़ दें, एक ऐसी क़यादत का आप साथ दें। पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि अमन के लिए हम काम करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान तो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। पाकिस्तान के जितने भी मंसूबे थे वो यही थे कि हम एशिया को भी ऐसे डेवलप करें जैसे यूरोप है, आपस के इख्तलाफात को बुलाएं, लेकिन भारत और नरेंद्र मोदी और इस तरह की सोच अपनी इंतहापसंदी से बाहर ही नहीं निकल रही। कश्मीर में जो जुल्म सितम ढाया जा रहा है, अभी जो CAA जो कैब बिल आया है उसके बाद हम देख रहे हैं जो भारत की अपनी सिचुएशन है, सिखों को वहाँ पर रौंदा जा रहा है, मुसलमानों को वहाँ पर रौंदा जा रहा है, दलित्स के साथ जो सलूक किया जा रहा है, और इवन जो क्रिश्चियंस हैं वहाँ पर चर्चेस को आग लगा दी जाती है, मसाजिद को आग लगा दी जाती है, गुरुद्वारों पे वहाँ पर खून की होली खेल दी जाती है। तो इस वक्त जो इवन मैं वहाँ पर बात कर दूंगा, भारत के अपने अंदर जो हिंदू हैं, जो समझदार हिंदू बरादरी है,
वो खुद नरेंद्र मोदी से तंग है, वो खुद आए रोज एहतजाज कर रहे होते हैं, उन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर वहां पर एहतजाज किए हैं। तो पाकिस्तान तो हमेशा यही कहता है कि हमारी अमन की ख्वाहिश है, लेकिन भारत उसे कमज़ोरी समझता है। भारत समझता है शायद पाकिस्तान डर गया है। तो डरने की तो बात ही कोई नहीं है। भारत की जो अपनी पॉलिसीज़ हैं, नरेंद्र मोदी की अपनी पॉलिसीज़ हैं, वो ही काफ़ी हैं भारत को तबाह करने के लिए। पाकिस्तान को ना किसी साजिश की ज़रूरत है, ना ही पाकिस्तान को किसी ग्रुप की ज़रूरत है मुआवनत की, ना ही पाकिस्तान वहाँ पर कोई अपने ऐसे एजेंट्स भेज रहा है जो जाके वहाँ पर प्लान करें। तो भारत की अपनी हरकतें, नरेंद्र मोदी और ये आरएसएस, शिवसेना, जनता दल, इस तरह के जितने भी इनके छोटे छोटे ग्रुप्स हैं और जितने भी इनकी जो टेररिज्म करते हैं इनके ग्रुप्स, वो ही काफ़ी हैं भारत की तबाही के लिए। तो पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है किसी भी किस्म की तबाही करने की। खैर व्यूवर्स, एक जो नया नेक्सस बनता हमें नज़र आ रहा है वो चीन, ईरान, तुर्की, रूस, कतर, फिर कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, फिर इसके अलावा मलाइशिया है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार भी बीच में शामिल हैं। तो अगर ये नेक्सस बन जाता है तो भारत को खुद समझ आ जानी चाहिए कि उनका फिर क्या होगा। और ये जो इसराइल और अमेरिका बैकिंग कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, एंड में ये भी भाग जाएंगे, क्योंकि सिर्फ ये अपना सर्वाइवल देखते हैं, ये किसी का सर्वाइवल नहीं देखते। तो भारत को जितनी जल्दी हो सकता है अगर ये बात समझ आ जाए तो बेहतर है, वरना तारीख में शायद भारत को याद रखा जाएगा कि एक मुल्क भारत भी यहाँ पर हुआ करता था। तो होश के नाखुन नरेंद्र मोदी ले ले, अपने मुशीरों को, अपने एडवाइजर्स को बहुत ज़्यादा पेमेंट करता होगा। मैं अपने चैनल के तवज्जुह से नरेंद्र मोदी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक मशवरा देता हूँ कि होश के नाखून ले, अमन की बात करे, जितने भी अपने मुल्क के अंदर खून रेजी है उसे बंद करे। 70% तो भारत में टॉयलेट्स ही नहीं है। अपने लोगों को अवेयरनेस दे ताकि वहाँ पर उन लोगों को ये पता चले कि टॉयलेट्स एक बेसिक नेसेसिटी हैं, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। तो जो असलहे पे पैसा सर्व किया जा रहा है भारत की जानिब से, जो जदीद असलहा ख़रीद रहा है, वेपन्स, आर्म्स एंड एमिनेशन ख़रीदा जा रहा है, वही असलहा अपने लोगों की फलाह बहबूद पे अगर नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार खर्च करेगी तो उससे उन्हें भी फ़ायदा होगा, उनकी आवाम को भी फ़ायदा होगा। असलहा सिर्फ तबाही है। पाकिस्तान को मजबूरन अपना असलहा ख़रीदना पड़ता है या उसे अपग्रेड करना पड़ता है जब भारत करता है, क्योंकि हम भी मिनिमम डेटरेंस जो है हमारी वो पॉलिसी बरकरार है और हमेशा रहेगी। तो बेहतर ही होगा अमन के लिए बात करें, अमन की जानिब बढ़ें, ताकि आप जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के ख्वाब देखते थे, अब आप खुद उसका शिकार हो गए हैं। क्यों? सिर्फ अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। ईरान के सर्वोच्च नेता और शिया मुसलमानों के दुनिया के सबसे बड़े धर्मगुरु आयतुल्लाह खामेनी ने दिल्ली दंगों पर गहरी चिंता जताते हुए भारत की तीखी आलोचना की है। उन्होंने हैशटैग इंडियन मुस्लिम्स इन डेंजर का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट कर कहा है कि भारत में मुसलमानों के कत्ले आम पर पूरी दुनिया के मुसलमानों का हृदय व्यथित है। उन्होंने लिखा, भारत सरकार को उग्रवादी हिंदुओं और पार्टियों का मुकाबला करना चाहिए और मुसलमानों का कत्ले आम रोकना चाहिए ताकि वह पूरी इस्लामी दुनिया में एकदम अलग थलग ना पड़ जाएं। तो यानी कि आयतुल्लाह खामेनी ने एक तरीके से चुनौती दिया है, ललकारा है मोदी सरकार को, और ये कहते हुए कि अगर आपने अपने जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं उनसे अगर आपने उनको कन्फ्रंट नहीं किया तो भारत को हम इस्लामिक देशों में आइसोलेट कर देंगे। अब ये आयतुल्लाह खामेनी का जो स्टेटमेंट है ये कब आया है? अभी थोड़े दिन पहले ही हमने आपको खबर बताई थी कि जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर थे जावाद जरीफ, उन्होंने कहा था कि इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स, ऐसी बात उन्होंने कही थी। जिसके बाद जो ईरान के जो डिप्लोमेट हैं अली चेगनी, उनको बुलाया गया और भारत ने अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया और ये कहा कि नहीं, वो अंदरूनी मामला है। भारत इस समय चाहे जो भी कहे, भारत की सरकार जो भी कहे, चाहे एमईए कुछ भी कहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल्ली दंगों में जो मुसलमानों की हत्या हुई है और जिस तरीके का एक परसेप्शन इस समय सरकार का बन रहा है वो यही है कि जो मौजूदा सरकार है वो एंटी मुस्लिम है। और इसको लेकर, और क्योंकि जो कश्मीर में भी हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं मुस्लिम्स आइसोलेट होते नजर आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर जो एक छवि बन रही है उससे इंटरनेशनल प्रेशर भारत पर इस समय बहुत ज्यादा पड़ रहा है। एमईए और सरकार बार बार यही बात कह रहे हैं कि नहीं, ये भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरीके से भारत की छवि दागदार हो रही है उससे कौन समझेगा, उसे क्या मोदी सरकार या मोदी सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस बात को एक्नॉलेज करेगा? अब भारत और ईरान के संबंध एक समय में बहुत अच्छे थे, लेकिन जो ऑयल सैंक्शंस के बाद और जिस तरीके जब ऑयल इंपोर्ट्स
बंद होने के बाद जब सुलेमानी की जब हत्या हुई अमेरिकन फोर्सेस के बाद, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक खटास सी पैदा हो गई है भारत और ईरान के रिश्ते में। नहीं तो इसके पहले अगर ऐसी वारदातें होती थी तो ईरान उसको ओवरलुक कर देता था, नजरअंदाज कर जाता था। लेकिन अब ईरान के पास भी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रीजंस हैं कि वो भारत को अपनी प्रोटेस्ट जाहिर करे, और ईरान के लिए भी एक मौका है कि वो मुस्लिम भाइयों के साथ अपनी एकजुटता दिखाए और ये बताए कि हम भारत के मुसलमानों के साथ हैं। और जैसे ही ये जो इंडियन मुस्लिम्स आर इन डेंजर का जो हैशटैग है, जिस पर आयतुल्लाह खामेनी ने जब ट्वीट किया तो इसको लाखों मुस्लिम्स ने उसको लाइक किया है, रीट्वीट किया है। तो कहीं ना कहीं इसमें मुस्लिम सॉलिडारिटी भी नजर आ रही है। और आयतुल्लाह खामेनी कोई छोटे मोटे लीडर नहीं माने जाते, वो एक ऐसे लीडर हैं जो वहां की जुडिशरी, वहां की सरकार सबसे सर्वोच्च माने जाते हैं। सारे अपॉइंटमेंट्स में उनकी मानी जाती है, उन्हीं की चलती है। यानी कि सुप्रीम लीडर ही नहीं बल्कि उन्हें यह भी कहा जाता है कि वो सुप्रीम लीडर ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन माने जाते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि एक बहुत ही पावरफुल फेस है वो इस्लामिक नेशंस का। और अगर वो ये बात कह रहे हैं कि भारत अगर चाहता है कि वो इस्लामिक नेशंस में आइसोलेट ना हो तो उसे अपने हिंदू लीडर्स को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो भारत और इस्लामिक नेशंस के बीच में जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, यानी कि बहुत सारे भारत के लोग इस्लामिक नेशंस में नौकरी करने जाते हैं, भारत का जो ट्रेड है वो तो ऑलरेडी अफेक्ट कर रहा है, लेकिन जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, वो भी फर्क पड़ सकते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस में गिरावट आ सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और तो ये एक तरीके की दोनों तरफ एक डिप्लोमेटिक वॉर चल रही है। आयतुल्लाह खामेनी दोनों फ्रंट्स पर खेल रहे हैं, मुस्लिम्स का दिल भी जीत रहे हैं और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल फ्रंट पर भी एक वॉर छेड़ रहे हैं। वो इस समय वर्बल वॉर जिसे कहते हैं, या सोशल मीडिया पर एक वॉर जो चल रही है, आयतुल्लाह खामेनी वर्सेस मोदी गवर्नमेंट। तो ये देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिलाकर भारत की छवि बिल्कुल इंटरनेशनल फ्रंट पर बहुत दागदार हो रही है। और इस्लामिक नेशंस में भारत आइसोलेट ना हो, इस पे भारत की सरकार को शायद सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या इनके कानों में जू रेंगेगी या नहीं रेंगेगी, वही एक बड़ा सवाल है। व्यूवर्स, ये थी आज की इनसाइड स्टोरी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोरोना वायरस है, घरों में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।